चलिए, हो गया है ना? लिखा रहने देना है क्या? वो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन को आज कुछ लिखना नहीं है। अगर तुम चाहते हो लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत है, अपन को कुछ नहीं लिखना आज। हमारी तो सिर्फ बातें होनी है ना? बायोलॉजी में तो सिर्फ बातें बची है बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए, चालू हो जाएगा। अब आप लोग हैं एनएलएम। आज तो नाम लिखा था बेटा बस, है ना? चलिए, तो बात कर रहे थे अपन लोग, पॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया था, है ना? पॉल्यूशन की बातें कंप्लीट कर दी थी अपन ने, है ना? साउंड पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के हमने। पॉल्यूशन के क्वेश्चंस मार्क कर लो, ताकि तुम लोगों को आइडिया रहे कि पॉल्यूशन से क्या क्या कैसे आता है। क्या हो गया बेटा, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? कोई खास वजह? कोई खास वजह हो तो बताओ। अच्छा है, हंसना सेहत के लिए अच्छा है। पर बिना वजह के हंसने वालों को लोग अच्छा नहीं मानते। एल्डो आगरा में बंद हो चुका है अब। चलिए, एक्सरसाइज 2 की बात करें। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर मार्क करिएगा। पेज नंबर 81 पे एक्सरसाइज 2 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, मार्क करते चलिए पॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 51, 57, 58, 57, 58, 59, 66, 71, 74, 79, 83, 87, 92, 94, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 115, 116, 116 के बाद 129, 130, 131, 133, 134, 143, 148, 151, 152, 154, 159, 161, 163, 165, 166, 170, 171, 177, 79, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 193, 194, है ना? तो पॉल्यूशन से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना? तो पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है ना? कहने का मतलब देखिए, पार्ट 1 जितने मार्क कराए थे, लगभग उतने ही क्वेश्चन पार्ट 2 से आए हैं, उतने ही क्वेश्चन पार्ट 3 से आए हैं, और बचे हुए भी उतना ही है, दैट इज फॉर्म फॉर पार्ट 4। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना?
हाँ, और जब आप ये क्वेश्चंस लगाएंगे एग्जाम्स के, तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वहीं से बार बार रिपीट होते हैं, और बस कुछ एक लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सेम रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद अगर बात की जाए, तो आज हमें जो चालू करना है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और बिफोर डिस्कसिंग कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसको कैसे कंजर्व करें, उससे पहले जो हमें समझना है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी पे आएंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो क्या होता है। हम पहले उस बात को समझेंगे, उसके बाद फिर हम बायोडाइवर्सिटी पे जाएंगे। तो देखिए, वर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मतलब नेचर से, और रिसोर्सेज का मतलब होता है जो उसको आप यूज कर सके एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जिसको यूज कर सके। बोले कोई भी सब्सटेंस हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, नेचर में होना चाहिए। फिर नेचर में चाहे एटमॉस्फेयर में हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर में हो, चाहे लिथोस्फीयर में हो, डजेंट मैटर। अगर अर्थ पे कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके वेलबींग के लिए, यानी ऑर्गेनिज्म के वेलबींग के लिए, वो चीज रिसोर्स है। तो नाम से क्लियर है भाई, नेचुरल मतलब नेचर में होना चाहिए। नेचर मतलब कहीं भी हो, डजेंट मैटर। अर्थ पे है मतलब वो नेचर में है, सीरीज बात है। फिर चाहे एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, डजेंट मैटर, नेचर में है, ठीक है। और रिसोर्स जो मतलब जिसको हम यूज कर सके हमारे वेलबींग के लिए। तो अगर नेचर में है, आप अपने लिए यूज कर रहे हो अच्छे चीजों के लिए, देन इट इज व्हाट, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, सिंपल। और ये नेचुरल रिसोर्स कैसे हो सकती है, कितने टाइप्स की? बोले इसको दो तरह से बोलते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या? जो खत्म हो या नहीं हो, कभी खत्म नहीं होगी। जितना चाहे उतना इस्तेमाल, अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं कर सकते। कैसे भी यूज करो, ओवर एक्सप्लॉइट करो, जैसा यूज करना है करो, खत्म कभी नहीं होगा। हाँ, क्वालिटी बिगड़ सकती है, खत्म नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एयर, है ना, वाटर, पर फ्रेश वाटर नहीं, वाटर, वाटर कभी खत्म नहीं होगा, बहुत है। हाँ, क्वालिटी बिगड़ रखी है, वाटर पॉल्यूशन। एयर खत्म नहीं होगी, क्वालिटी जरूर बिगड़ी, एयर पॉल्यूशन। तो ये जो चीजें होती है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। सोलर एनर्जी ले लो, कभी खत्म होगी क्या? हमेशा। तो ये चीजें जो है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे ह्यूमन उसे कैसे भी यूज करे, दैट इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। हाँ, ये है क्वालिटी जरूर जा सकती है, बट वहां पे खत्म नहीं होगी। और एक होता है क्या, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या? बोले ये खत्म हो सकती है, हो सकती है, हमें ये नहीं कहना होती है। एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है ये खत्म हो सकती। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? बोले कैसे यूज किया जाए, डिपेंड करेगा कैसे यूज किया जा रहा है उसके ऊपर। क्यों? बोले एग्जॉस्टेबल दो तरह की है। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि बोले नेचर उसको रिन्यू कर रही है, बट एक बैलेंस जरूरी है। जितना नेचर ने रिन्यू किया, आपने उतना यूज किया, बराबर चल रहा है, खत्म नहीं होगा। बट आपने क्या किया? बोले नेचर तो इतना सा रिन्यू कर पाई, पर आपने यूज इतना कर लिया, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? बोले वो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, और फिर वो चीज खत्म हो जाए। जैसे फॉरेस्ट की बात करें, है ना, फॉरेस्ट जो है वो खुद अपने आप को मेंटेन करता है, और जब मेंटेन करता है वो बैलेंस। हमने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन चालू कर दिया। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन, हम फुल स्पीड से पेड़ों को काट रहे हैं, और वहां पे इतने ज्यादा हमने पेड़ काट दिए कि वापस जो पेड़ आएंगे इट विल टेक टाइम। नेचर जो उसको रिन्यू कर पाएगी, इट विल टेक टाइम। और इसलिए आप देखिए बहुत सारी प्लांट स्पीसीज क्या हो चुकी है, एक्सटेंट हो गई। और जो एक्सटेंट हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, ये जो गया वो तो गया। तो वो चीज क्या है? बोले रिन्यूएबल रिसोर्स, भाई रिन्यू होती है, बात सही है, बट टेक्स टाइम। अगर आपने वो बैलेंस गड़बड़ किया, तो फिर वो जो चीज चली गई वो तो चली गई, वो वापस कभी नहीं आएगी। आप एनिमल्स की बात कर लीजिए, बहुत सारे एनिमल्स क्या हो गए? बोले एक्सटेंट हो गए। जो एक्सटेंट हो गया क्या वापस आ सकता है क्या? जो एक्सटेंट हो गया वो वापस नहीं आ सकता, वो गया जो गया। तो ये जो चीजें होती है, दिस ऑल आर व्हाट, इट ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक होता है रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल होती है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या?
नेचर रिन्यू नहीं, जब नेचर रिन्यू ही नहीं करता तो इसका मतलब वो क्या होगा, बोले यूज क्या खत्म हो गया। लाइक कोल, पेट्रोल, जितने फॉसिल फ्यूल्स है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, और जब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे आपने उसको जला दिया तो फिर वो तो बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बनेगा। तो वो तो बहुत बात की बात है, मतलब वो कैसा रिसोर्स है, मतलब ये तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यूज करने के बाद, दिस इज फिनिश्ड। बट रिन्यूएबल का मतलब क्या, वापस से बनती तो है नेचर में, मना नहीं कर रहे, बट वो डिपेंड किसके ऊपर है, बोले आप कैसे यूज कर रहे हो। आप इसे अच्छे से यूज कर रहे हो, सस्टेनेबल वे में यूज कर रहे हो, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने इसको सस्टेनेबल वे में यूज नहीं किया तो फिर एक टाइम आएगा कि क्या बोले ये खत्म हो जाएगा, फिर ये वापस से रिन्यू नहीं हो पाएगा। दैट इज रिन्यूएबल। ये बात क्लियर हो गई क्या? तो दो तरह की होगी, एग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो सकती है, इनएग्जॉस्टेबल जो खत्म नहीं हो सकती। एग्जॉस्टेबल दो तरह की, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू हो रही है नीचे में लगातार वापस बन रही है, इसका मतलब अगर आप सही से यूज करेंगे तो खत्म नहीं होगा, बट डिपेंड करेगा आप सही से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नॉन रिन्यूएबल रिन्यू ही नहीं होती, और जब रिन्यू नहीं होती तो ये तो फिर खत्म होगी, ये तो फिर खत्म होगी, पक्की बात है। तो इसका मतलब आपको जो रिसोर्सेस दी गई है अर्थ के द्वारा, उन रिसोर्सेस को बेहतरीन तरीके से यूज करना है, और स्पेशली रिन्यूएबल रिसोर्सेस का जो यूज है, मैनेजमेंट है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर करना है। जब आप इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रॉपर मैनेज करेंगे, तो ये रिसोर्सेस रहेगी। वरना क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये रिसोर्सेस खत्म हो जाएगी, और रिसोर्सेस खत्म हो गई तो फिर आपको वहां पे डिपेंडेंसी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको हार्म आएगा। अब बात आती है कि नॉन, यहाँ पे कितनी रिसोर्सेस थी, लैंड पे कितनी रिसोर्सेस थी, वाटर में कितनी रिसोर्सेस है, उसके अकॉर्डिंग हमने बात की। और इसके अंदर हमने डाटा दिया कि बोले सबसे पहले वाटर रिसोर्स में कि भाई पानी जो है पूरी अर्थ पे तो इतना है, बट उसमें से मैक्सिमम वाटर कहाँ पे है, ओशन। क्या हमारे काम का है? अब बचा क्या, बोले जो हमारे काम का वाटर, फ्रेश वाटर। अब इस फ्रेश वाटर की बात करेंगे, उसमें से मैक्सिमम वाटर कहाँ पड़ा हुआ है, पोलर आइस कैप्स में पड़ा हुआ है। बाकी अंडरग्राउंड है, सॉइल मॉइस्चर में। ये मतलब आप जो वाटर यूज कर रहे हो पीने में, रिवर में और इन सब में, वो सिर्फ 0.03% है। कितना है? 0.03%। और हम उसको भी आप देखिए पॉल्यूशन मचाने में लगे हुए हैं। हम उस 0.03% वाटर में भी इतनी इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं, इतने तरह तरह की पॉल्यूशन वहां पे हम कर रहे हैं, और वो जो वाटर रिसोर्स है 0.03% जो हमारे काम का है, हम उसको भी डैमेज कर रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज की बात की जाए तो भाई जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती थी कि यहाँ पे इतना फॉरेस्ट एरिया प्लेन एरिया में होना चाहिए, इतना हिली एरिया में होना चाहिए, उसके कंपेयर में तो कुछ भी नहीं है। अभी जो बात की जाए फॉरेस्ट एरिया में, इंडिया के अंदर डेंस फॉरेस्ट जो है ना, वो तो नाम मात्र के बचे हुए। तो ये जो हालत हुई है लैंड रिसोर्सेज की, और क्यों हो रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वो फुल स्पीड में चल रही है, डिफॉरेस्टेशन फुल स्पीड में किया जा रहा है। क्या लगता है अगर डिफॉरेस्टेशन होगा उसका हार्म इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों ग्लोबल वार्मिंग, CO2 बढ़ेगा। क्यों, प्लांट क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं, और फिक्सर को आप खत्म कर रहे हो तो CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, और CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, और फ्लड आएगा, सीजनल चेंजेस आएंगे, मौसम बदल जाएगा, ये सारा। सेकेंड एक बात बताओ, अगर तुम फॉरेस्ट काट दोगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? भाई इनका घर ही तो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी एक्सटेंड करवाओगे क्या? दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी क्या होंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, और होंगे, और हो रहे हैं, होंगे और हो रहे हैं। ये सारा पार्ट चल रहा है नेचर। फिर एक और होता है डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजंस में लिखा गया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
भाई स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको जूम कल्टीवेशन बोला जाता है, एक्चुअली क्या होता था पुराने टाइम्स में, ओल्डन टाइम्स में ये चीज चलती थी। ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, वो लोग जो ट्राइबल एरियाज थे, वो लोग पेड़ काटते थे, उन पेड़ को जलाते थे, उससे जो ऐश और ये सब पैदा होती थी, उससे वो खेती, मतलब वो जो खेती की जमीन तैयार करते, वहां पे खेती करते रहते थोड़े टाइम, और फिर उस एरिया को छोड़ के वो चले जाते थे। इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। पुराने जमाने में जब ये थी, उस टाइम पे क्या होता था, ये लोग गए, ट्राइब गई, नेचर को टाइम मिलता था, इतना टाइम मिलता था कि वहां पे आराम से फॉरेस्ट रुक जाए, आराम से फॉरेस्ट रुक जाए, इतना टाइम मिलता था। क्यों बोले, ह्यूमन पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, है ना। प्लस वहां पे जंगल बहुत सारे होते थे, तो ट्राइब्स जो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाती थी, वहां पे करती थी। इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, इस एरिया को वापस से रिन्यू होने दिया जाता था, टाइम दिया जाता था। और इसलिए पहले के टाइम पे स्लैश एंड बर्न होता था, मना नहीं किया, बट वो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या हो रहा है बोले, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कंटिन्यू, कंटिन्यू के चक्कर में क्या हुआ बोले, यहाँ पे काटा, और इसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि इसको वापस रिन्यू होने, नए नए हम काटते जा रहे, और उसको टाइम नहीं दे रहे कि पुराना वाला रीग्रो कर पाए। ये प्रॉब्लम है। कोई बोलते हैं स्लैश एंड बर्न आज से तो बहुत पुराना टाइम चल रहा है, भाई बहुत पुराना टाइम से चल रहा है। तो वहां पे रीजन था कि प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, बिकॉज इट्स नेचर को टाइम मिल रहा था, वो आराम से अपने आप को वापस से मैनेज कर पा रही थी। अब प्रॉब्लम है, अब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे पा रहे, हम नेचर को इतना टाइम नहीं दे पा रहे कि वो वापस ग्रो कर पाए, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इसलिए अब जो प्रथा ये चली आ रही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उस साइड में अगर हम देखेंगे तो फ्लैश एग्रीकल्चर अभी भी चल रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है नेचर के लिए, जो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन को लीड कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन करवाता है। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हुआ, जूम कल्टीवेशन हुए, ये बेसिकली ओल्डन टाइम्स में सक्सेस थे और अच्छे थे। क्यों थे, रीजन में टाइम मिल जाता था। अब प्रॉब्लम बन गई, क्यों प्रॉब्लम बन गई, हम नेचर को टाइम नहीं दे रहे। और आपको पता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यू हो सकती है, बट व्हाट इट नीड्स टाइम, उनको टाइम चाहिए, ये प्रॉब्लम। तो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोके इसको। आप ऐसा ह्यूमन सोच के देखे, भाई डिफोरेस्टेशन चल रहा है, प्रॉब्लम है, क्या नुकसान हो रहा है, वो भी आपने डिस्कस कर लिया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सीजनल हो रहा है, और एनिमल्स मर रहे हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। रोक कैसे सकते हैं, डिफोरेस्टेशन करो, रिफोरेस्टेशन, अच्छा, रिफोरेस्टेशन करो, मतलब एक तो ये है कि भाई पेड़ लगाओ, है ना। अब भाई एक पेड़ तुमने बोल तो दिया सर रिफोरेस्टेशन करो, कहाँ करें, कहाँ करें रिफोरेस्टेशन, मतलब वैसे जहाँ जगह मिले फॉरेस्ट लगा दो, है। बोले ये एरोड्रम वाला एरिया पूरा खाली पड़ा था, इसमें फॉरेस्ट डाल दें हम, पूरा जंगल उगा दें यहाँ पे, लो या पॉलिसी बनाई जाए। तो देखिए रिफॉरेस्टेशन की बात करें तो इतना इजी नहीं है जितना अपन बोल देते हैं कि रिफॉरेस्टेशन करो हो जाए, है ना। उसके लिए ऐसी जगह चाहिए जहां पे आपको पता है कि ये यूज नहीं आ रही, डेवलपमेंट नहीं होगा। आपने हाईवे तैयार कर दिया और उसके साइड में जो जगह खाली है ना, वो खाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो हाईवे, उस जगह का यूज कर दिया, है ना, रोड साइड्स में हुआ। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, बोले किसानों से बात की, बोले आप यहाँ पे खेती कर रहे हो, बोले आपने क्या किया, बोले नेचर वहां पे तार खिंचवा दिए, ये खिंचवा दी बाउंड्री, बोले इससे क्यों बना दो, पेड़ से बना दो। भाई आप लोग पूरी बाउंड्री पे क्या लगा दो, पेड़ लगा दो, आपकी बाउंड्री भी बन जाएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा भाई, आपका खेत प्रोटेक्टेड रहेगा, साथ ही साथ वहां पे प्रोटेक्शन हो जाएगी, नेचर भी बच जाएगा, वो बेनिफिट भी मिलेगा भाई, फ्रूट्स के अलावा। हाँ फ्रूट्स के पेड़ लगा दो, फ्रूट्स मिलेंगे, वो भी बेचो आप बाजार में, भाई आप खेत को आप तो बेच ही रहे हो, साथ में फ्रूट्स भी बेचो, आपको भी फायदा, नेचर को भी फायदा। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री करवाई जा सकती है, सोशल फॉरेस्ट्री करवाई जा सकती है। आप हर जगह जंगल नहीं उगा सकते, हर जगह पे जंगल क्रिएट नहीं किया जा सकता, बट हाँ सोशल फॉरेस्ट्री मतलब ऐसी एरियाज, ऐसे लैंड जो अब यूज नहीं किए जाते गवर्नमेंट के द्वारा, उन जगहों पे आप वहां पे लगा सकते हो। फिर आपने बोला रूल्स बना दे, तो ये रूल है कि घर जो नए बन रहे हैं उसके बाद आपको पौधों के लिए स्पेस छोड़नी है ना, एक आध पेड़ लगाना है, तो वो एक रूल बनाया है, तो उससे वहां पे एक दो पेड़ लगेंगे, ऐसे धीरे धीरे जब पेड़ लगने लगेंगे, ऑलरेडी ग्रीन है, ये चीज की जा सकती है।
सेकेंड चीज, जो बचा है, भाई अपन ये क्यों सोचे नए लगा दो नए लगा दो, जो बचे हुए उसको भी तो प्रोटेक्ट करो, अभी भी बचा हुआ है, और उस बचे हुए को भी अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोले जहां पे आपको पता है कि भाई डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, उस एरिया को प्रोटेक्टेड जोन में ले लो, है ना, नेशनल पार्क बना दो, बायोस्फीयर रिजर्व बना दो, सेंचुरी बना दो, जो भी करना है, बट उसको प्रोटेक्शन में ले लो कि बोले ये अब एरिया है प्रोटेक्टेड, इस एरिया में कोई भी कटाई नहीं है। जब ऐसा हो जाएगा तो धीरे 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 प्रोटेक्शन होगी, वो पेड़ जो है वो कटना कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। अब होता क्या था, पहले की बात बोले तो पहले ये चीज गवर्नमेंट ने की, बिल्कुल गवर्नमेंट ने किया, और गवर्नमेंट जो है इसको बैन करने लगे। पीपल जो थे, लोकल पीपल, उनका सपोर्ट नहीं लिया, लोकल पीपल का सपोर्ट नहीं लिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई लॉ ही तो बनाना है ना, ठीक है, तो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे कटे हुए, बोले ये पूरा एरिया प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे जो भी रहता है बाहर निकल जाओ, ये जंगल है, अब इसमें कोई ट्राइब नहीं रहेगी, ये प्रोटेक्शन हम करेंगे ये पूरा। तो वो चीज, क्योंकि लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन हमेशा से रहा है जंगल को बचाने में, आज से नहीं, ये बहुत पहले से, 1700s के टाइम की आपको बात दी है कि जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने ऑर्डर दिया अपने मंत्रियों को, बोले क्या बोला कि जाओ पेड़, हम नया महल बनाएंगे, एक पेड़ काट के ला। मिनिस्टर जो थे राजा का ऑर्डर मानते थे, बोले निकल गए, और जब निकल गए तो वो जंगल एरिया में पहुंचे जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, उन्होंने कहा ये अच्छा एरिया दिख रहा है, यहीं से पेड़ की कटाई शुरू करें। और उन एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी, ये जो बिश्नोई लोग थे ये नेचर के साथ बहुत फ्रेंडली रहते थे, नेचर की पूजा करते थे, उनके साथ में उनके लिए सब कुछ। जब उनको पता चला कि भाई ये जो मिनिस्टर है ये पेड़ कटवाने वाला है, वहां पे अमृता देवी जो उनकी लीडर थी वो गई, और उसने वहां पे बोल दिया कि ये पेड़ नहीं कटेगा, ऐसे यहाँ पेड़ तो कटेगा, राजा का ऑर्डर है, मेरे को तो फॉलो करना है, बोले अगर पेड़ काटना है तो मुझे भी काटना है। तो ठीक है, राजा का ऑर्डर था पहले तो, उसके साथ में पेड़ काट दिए गए, उसके साथ में बहुत सारे जो बिश्नोई लोग थे उनकी डेथ हुई, बहुत सारे बिश्नोई लोग अड़ गए और उनको मार दिया गया, बट पेड़ तो कटे। गवर्नमेंट ने जब इस बात को बाद में, जब गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी अभी, तो हमने एक उसके रेस्पेक्ट में अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड्स के रूप में हमने कर रखा है, ताकि लोग उसकी स्टोरी ध्यान रखें। ऐसा ही एक चिपको मूवमेंट हुआ था, 1974 की बात है ना, जब राजा राज खत्म हो गया था, अब गवर्नमेंट राज था, डेमोक्रेसी थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, बोले एक जो कॉर्पोरेटर था उसने बोला था भाई मेरे को पेड़ काटना है, वो निकल पड़ा, बट वहां के जो लोकल पीपल थे उन्होंने बोला ये पेड़ नहीं कटेंगे, और जाके पेड़ से चिपक गए, बोले पेड़ काटना तो हमें काटना पड़ेगा, है ना, अब राजा महाराजा का थोड़ी है कि अब पेड़ काटने के लिए उसको काट के निकल जाए, अब डेमोक्रेसी है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर को काम रोकना पड़ा था, वो पेड़ नहीं कटने दिए गए। ये जो आंदोलन था इसको चिपको मूवमेंट नाम दिया गया था, और ये बहुत फेमस रहा था। सुंदरलाल जी बहुगुणा जो थे वो इसमें लीडर बन के निकले थे, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वहां पे रहा था ये मिशन, नेचर को बचाना। तो लोकल कम्युनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा कंजर्व रहती है प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है कि नहीं, पेड़ तो हमारे लिए बहुत कुछ है। तो ये जब रियलाइज किया गवर्नमेंट ने कि नहीं, लोग जो है लोकल कम्युनिटी के बिना हम इस चीज को नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आई 80s में, 1974 में चिपको मूवमेंट हुआ, 74 जब चिपको मूवमेंट हुआ, गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार विदाउट लोकल सपोर्ट पॉसिबल नहीं है, लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वहां पे स्कीम लेके आए, और उसके अंदर क्या किया, बोले आप लोकल पीपल का सपोर्ट लेते हुए उन्होंने बोला, उन्होंने कहा लोकल पीपल वहां पे अंदर रहे, जो भी ट्राइब्स रह रही है वो रहे, और वो क्या करे, बोले प्रोटेक्ट करें, इन रिटर्न उनको जंगल से जो भी लेना है, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो जो भी रिसोर्सेस है वो उन लोकल पीपल की, गवर्नमेंट का नहीं है, इन रिटर्न उनको क्या देना है, उनको प्रोटेक्शन करनी है। और बट ऑब्वियसली वो करेंगे, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज उनको मिल रही है वो नेचर से मिल रही है, तो वो नेचर की रक्षा करेगा, सीधी सी बात। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो बना उसके बाद और ज्यादा अच्छे तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्ट होने लगी।
इंटरनेशनल लेवल्स पे भी मीटिंग होती है, उनमें भी डिस्कशन होता है कि कैसे हम इनकी स्टेप्स, फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं और फॉरेस्ट एरिया, लैंड एरिया, इन सबको बचा सकते हैं। जैसे हमने बात की डेजर्टिफिकेशन, है ना, लास्ट अभी बात की थी मैं सुबह ही, है ना, कि सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्ट्स बन रही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की थी। तो ये सब पे चर्चाएं होती है और इन सब के अंदर रिजल्ट यही आता है कि कैसे आप नेचर के साथ एक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बैलेंस बहुत गड़बड़ है। उस बैलेंस को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके ऊपर मीटिंग्स होती रहती है, चलती है। यहाँ तक की बात में कोई डाउट? ये बातें क्लियर हुई, है ना? तो ये बातें आप देखिए, मॉड्यूल खोले, मॉड्यूल खोले एक बार, है ना। तो मॉड्यूल अगर आप आएंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे, आ गए क्या? चलिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको दी है, होमवर्क करिएगा। द मटेरियल और एनी कंपोनेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन and are necessary for the welfare of life available in natural environment, either in atmosphere, lithosphere is called natural। कि जो भी सब्सटेंस या थिंग नेचर में है, आप उसे यूज कर सकते हैं आपके वेलफेयर के लिए, वो चीज क्या कहलाएगी? नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, माइक, कोई बात नहीं, अभी करवाते हैं। क्लासिफिकेशन देखा है, इनएग्जॉस्टेबल, अनलिमिटेड क्वालिटी, क्वांटिटी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, tidal पावर, एयर, जियोथर्मल, quality can be affected। नेक्स्ट एग्जॉस्टेबल, और एग्जॉस्टेबल में आप देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल सारे लीजिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, एक बार चेक करें। चलिए, तो यहाँ पे रिन्यूएबल, है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में देखिए कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड बट रिन्यूड कंटिन्यूअसली बाय नेचर, अवेलेबल इफ मैनेज इन अ प्रॉपर वे, है ना। कब तक? अगर प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे तो ही रहेगी, वरना चली जाएगी। एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग एनिमल, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, फ्रेश वाटर। नॉन रिन्यूएबल में देखिए, नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है? नॉट रिन्यूड बाय नेचर, खत्म हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल हुआ, नेचुरल गैस हुई, न्यूक्लियर एनर्जी हुई। ध्यान रखना, न्यूक्लियर एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, बट एट द सेम टाइम अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स। नॉन रिन्यूएबल का मतलब, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो रिन्यू नहीं होगा, बट इतनी एनर्जी है कि अनलिमिटेड टाइम्स तक सप्लाई कर सकता है ना। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर एनर्जी जो नोट है वो मार्क कर लीजिएगा। न्यूक्लियर एनर्जी
इज नॉन रिन्यूएबल अनलिमिटेड रिसोर्स। फिर हाइड्रोस्फीयर में कुछ भी मार्क मत करें, सिर्फ लास्ट जो लाइन है दैट इज 0.03% इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लैक्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। के इतना पता हो कि फ्रेश वाटर सिर्फ 0.03%, फ्रेश वाटर का मतलब जो अवेलेबल है, बाकी सब अवेलेबल नहीं है। लैंड रिसोर्सेज में जरूर मार्क करें। तो 3 लाइनें एनसीईआरटी की, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की बिगनिंग की बात की, 30% लैंड इन इंडिया जो फॉरेस्ट से कवर थी, बट एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 100 साल के अंदर अंदर जो एरिया था वो 21.54% रह गया। उसमें से भी सिर्फ 12% एरिया क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। मतलब विद इन 100 years हमने लगभग लगभग 10% फॉरेस्ट एरिया को हटा दिया। और इस रेट से अगर हम चल रहे तो नेक्स्ट 200 years में तो सारे फॉरेस्ट खत्म है। फिर देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स, है ना। मतलब पॉलिसी तो इन्होंने बना रखी कितनी, 67% हिल्स होना चाहिए, और है कितना, 12, पर यहाँ पे 21% तो टोटल है। और उनमें से भी डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए कितना है, 12। समझ रहे हो डिफरेंस। इसके रीजंस आपको दे रहे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज जूम कल्टीवेशन, है ना। क्या होता है बस आपको पता है, इतना काफी है कि वो जला देना, उसके बाद वहां पे खेती करना। पहले चलता था, अब क्यों नहीं चलता, बिकॉज टाइम नहीं है ना। बाकी उससे सिर्फ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पता होना चाहिए कि एक मेथड है जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन। अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में देखिए, इनहेंस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। थर्ड लाइन में देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स डिस्टर्ब होगी। सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, सारी बातें डिस्कस कर ली थी क्या, सारी बातें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में देखे, एक होता है कंजर्वेशन फॉरेस्ट, मतलब जो बचा है उसको बचा लो, मेकिंग नेशनल पार्क बायोस्फीयर। और एक होता है कमर्शियल या प्रोडक्शन की, नए लगाओ। नए में दो तरह की, सोशल फॉरेस्ट्री, अनयूज्ड फार्म लैंड, रोड साइड, रेल साइड, कम्युनिटी लैंड्स वहां पे लगा सकते हैं। और एग्रो में एग्रीकल्चर के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में आप इसकी प्रैक्टिस, ये कि एग्रीकल्चर की बाउंड्रीज हमने क्रिएट कर दी, फ्रूट्स लगा दिए, बीच बीच में हमने फ्रूट्स लगा दिए, तो वो चीज आप कर सकते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। केस स्टडी, केस स्टडी का है 1731, 1731। थर्ड लाइन बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी, अमृता देवी, अमृता देवी, है ना। और सेकंड उसमें ले रखा है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। भाई स्टोरी आपको पूरी पता है ना। स्टोरी हमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो से इतना है कि ईयर पूछ लेगा मैक्स टू मैक्स 1730, अगर सबसे एक्सट्रीम हार्ड लेवल बनाना है ना उसको, ईयर पूछ लेगा 1731, इससे ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा। नाम पूछ लेगा, विष्णु कमेटी लीडर कौन थी, अमृता देवी, और हमने क्या किया उसके लिए, अमृता देवी प्रोटेक्शन अवार्ड बना दिया ताकि लोगों को ध्यान रहे, बस इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट 1974, है ना। नाम पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर थर्ड में देखिए 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 1980 में आया है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। याद रखना सबसे बेस्ट तरीका 1974 में चिपको हुआ था। उसके बाद 6 साल बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि लोकल ट्राइबल के बिना नहीं पॉसिबल है। रियलाइज पहले हो गया, तो धीरे धीरे जब बिल पास हुए, टाइम लगता ही है, इंडिया है ना, तो 6 साल में वो पास हुआ। क्या हुआ 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाया। क्लियर हो गई क्या बात। होता क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कि भाई लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करेगी और बदले में उसको नेचर से जो भी मिल रहा है वो सब उसका होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये दोनों का फायदा वाली बात है, बेनिफिट है दोनों को ना। प्लस प्लस रिलेशन पढ़ा था शायद आप लोगों ने, क्या होता है। और प्रोटो कॉपरेशन, पक्की बात है। चलिए इसके बाद अगर आपसे बात की जाए तो ये जो बात है अभी तक हमने की, दैट इज अबाउट द बेसिक की नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है, स्लैश मतलब काटना, बर्न मतलब जलाना, है ना। तो काट के फॉरेस्ट को जलाते थे एक एरिया को पर्टिकुलर, उससे जो ऐश बनती थी उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करके वो लोग खेती करते थे, है ना।
तो अब हमें जो बात करनी है दैट इज कि जो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अब हम उस पर आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या है ये हमने समझा ना, क्या होती है नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हम हमारे बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, बोले बायोडाइवर्सिटी। देखिए पहली टर्म तो ये समझे कि भाई बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी वैरायटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म था ये पॉपुलराइज किया था, पॉपुलराइज किया था, दिया नहीं है। एक तो होता है देना और एक होता है पॉपुलराइज करना। पॉपुलराइज मतलब उसने फेमस किया था इस टर्म को, उसने दिया नहीं है। किसने? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन साहब ने क्या किया, बोले बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया और उन्होंने रियलिटी में बताया कि बायो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बोले लाइफ की वेरियस फॉर्म्स मिल रही है। एक बहुत जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो आप सोच के देखें कि जो लाइफ होती है वो बहुत वेरियस फॉर्म से शुरू होती है। और ऐसा नहीं है लाइफ का मतलब आप किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे, नहीं। आप बिल्कुल बेसिक पे जाए। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, आपने बायोस्फीयर से शुरू किया था, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। बायोस्फीयर से छोटा कौन? बायोम। बायोम से छोटा कौन? इकोसिस्टम से छोटा कौन? कम्युनिटी से छोटा? पॉपुलेशन से छोटा? ऑर्गेनिज्म किससे बना? आप एक ऑर्गेनिज्म आप किससे बने? ऑर्गन सिस्टम से। बिल्कुल सीक्वेंस में जाते हैं, किससे बने? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन से, टिश्यू से। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनल से। न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल से। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल से। भाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स आपने पढ़े, उस बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक में, तो सेल से भी नीचे आ गया, वहां से आप देखना स्टार्ट करो, आपने बायोमॉलिक्यूल्स में कितनी वैरायटीज पढ़ी है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनके इतने सारे फॉर्म्स होते थे, याद तक नहीं है तुम्हें, है ना? ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, कितने पढ़े तुमने? नहीं पढ़े, है ना? उसके अंदर तुम पढ़ते थे आइसोमेरिज्म होता था, ये होता था, वो होता था, एल सी, पता क्या क्या चीज है तुम, है ना? आज तक समझ में नहीं है जो तुम्हें, मतलब उस लेवल पे डाइवर्सिटी देख रहे। सेल पे आओ, सेल में तो बताओ तुम्हारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, कितनी डाइवर्सिटी। बोले आरबीसी, बोले इसका अलग ही काम है। बोले ये, बोले मेम्ब्रेन जो है नेगेटिव के लिए परमीबल हो गई, पॉजिटिव के लिए यही नहीं, है ना? बिल्कुल अलग ही काम कर रहा है, पूरी वैरायटी अलग है इसकी। तो डोनस मेम्ब्रेन, डोनस फिनोमेना, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं इसमें। फिर जब हम न्यूरॉन पे आते, बोले ये तो और मान, इसमें सारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है और रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन इतना चलता रहता है, नर्व कंडक्शन होती है, साइनेप्स होता है। आज तक ये तुम्हें समझ में नहीं आया। सोच रहे थे ना कार्डियक सेल्स की बात करें, जब उसके ऊपर आते हैं, बोले हार्ट, पूछना ही नहीं। ऐसे नोड, एवी नोड, भगवान जाने इसमें क्या क्या है। और एकदम, फिर आप जब टिश्यू लेवल पे आते हो, बोले कितने टाइप के? 4 टाइप्स के पड़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। 4 4 टिश्यू, उसके अंदर सब टाइप्स, कौन स्क्वायमस, कौन ये क्यूबॉइडल, कौन कॉलम, कौन कहाँ पे होता है, कितने एग्जाम्पल, क्या बोलूं। आओ ऑर्गन लेवल पे, कितने सारे ऑर्गन है, हार्ट, किडनी, और उन सबके स्ट्रक्चर से, उन सबके फंक्शन देखो। लीवर के फंक्शन के ऊपर लिखने बैठेंगे ना, पूरे 2 पेज से सिर्फ लीवर के फंक्शन में निकल जाएंगे, इतने ज्यादा फंक्शन। फिर जब आप आते हो ऑर्गन सिस्टम पे, पूरी एक यूनिट है, यूनिट 5 11 की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सारे सिस्टम ही तो समझे। वो उस टाइम भी खत्म नहीं कर पाया था, 12th में भी लेके आए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, वो भी सिस्टम है। इसके बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म। उसमें तो क्या, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं अपन, ह्यूमंस के कितने दुनिया में इतने ऑर्गेनिज्म है ना, हम बात करेंगे अभी इतने डाटा से, है ना? इंसेक्ट्स की बात करने बैठेंगे, बोले 10, हर 10 एनिमल में पूरी दुनिया में 7 तो इंसेक्ट है, इतने कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पे। इसके बाद जब ऑर्गेनिज्म लेवल से निकलेंगे पॉपुलेशन लेवल पे, वेराइटीज है। कम्युनिटी, बोले इकोसिस्टम, भर भर। बायो, मतलब आप बायोडाइवर्सिटी को ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, नहीं। आप किसी भी लेवल पे बात कर लो, चाहे आप एक मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करो, चाहे आप बायोम लेवल पे बात करो, आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, चेंजेस मिलेंगे, और हर एक चीज वहां पे होगी। और उसके लिए जो टर्म बनती है, क्या बनती है? बायोडाइवर्सिटी।
बोलते हैं कि एनसीईआरटी शुरुआत इस चैप्टर कैसे करती है, बोले अगर कोई एलियन बाय चांस यहाँ पे अर्थ पे आता है तो चौंक जाएगा इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देख के, है ना। बोले इतने तरह के ऑर्किड्स है, इतने तरह की चींटियां है, इतने तरह के वो है। तो ये जो चीजें बोली है ये बताना चाह रहा है कि हमारी अर्थ पे बहुत वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेल्स, मॉलिक्यूल्स, हर एक चीज वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो जब इतना वेरियस फॉर्म में अवेलेबल है, उसी के लिए टर्म एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज की थी, जिसको क्या बोला था, बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने ये बात बोली, मतलब बायोडाइवर्सिटी आप एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात नहीं करते, ना ही आप इकोसिस्टम लेवल पे बात करते हो, आप किसी भी लेवल पे बात करो, इनफैक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाओगे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, एंड दैट इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया, बोले एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वेरियस डाइवर्सिटी होती है, उसको हमने बोला जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी। बोले जीन्स लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों ने कितने तरीके के आम खाए हुए, बहुत सारे, नाम बताना स्टार्ट करो, कौन बताएगा जो एटलीस्ट 10 वेराइटीज बता सकता है आम की? 10? 10 ज्यादा हो गई, अभी तो बोले बहुत खाए हुए। अच्छा एक काम करो, 5 वाले खड़े हो, 5, 5 वेराइटी, 5, हाँ 5 बताए। दशहरी, ठीक है, इसके अलावा इसने जो 5 बताए, इसके अलावा जिसको याद हो कुछ और। अ, तोता आम, और बादामी आम, हाफूज आम, वेरी गुड, 8 हो गए, 2 और, एल्फेंजो, 9 हो गए, और लंगड़ा बोल दिया क्या? अच्छा, है ना। सोचो 100 ऑफ वेराइटीज होती है, तुम्हें 9 तक याद नहीं है? हैं, हाँ, हाँ मिल गया, हाँ। केसर आम भी होता है ना। 11 हो गए, चलो शगुन हो गया, ठीक है। तो इतने वेराइटीज ऑफ आम, आम में इतनी वेराइटीज, सोच के देखिए आम कितनी, है ना। राइस पे जब आओगे ना, चावल के, है ना, बहुत सारी वेराइटीज है ना। हम तो बासमती बासमती ये सब, इन रियलिटी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। तो ये जो डिफरेंट वेराइटीज है, बोले क्या एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे है क्या? बोले बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे वैरायटी। चावल तो चावल है, उसके अंदर वेराइटीज मिलती है। आम आम है, उसके अंदर वेराइटीज मिलती है। मैग्नीफेरा इंडिका, तो उसके अंदर भी इतनी वेराइटीज। तो ये जो चीजें हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं। एक प्लांट है रोफेल्विया वॉमिटोरिया, वो एक्चुअली क्या होता है, उससे जो प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है वो, उसको हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं फॉर द वॉमिटिंग, है ना, वॉमिटिंग रोकने के लिए, है ना। तो इसलिए वॉमिटोरिया हमने नाम उसको इजीली दे रखा है कि इससे वॉमिट रुकती है। हाँ। और उसके अंदर वेराइटीज क्या है, बोले किसी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। जो केमिकल निकल रहा है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड निकाल रहा है, कोई डाइल्यूटेड निकाल रहा है, कोई कितना अमाउंट में निकाल रहा है। मतलब एक प्लांट जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी भी वेराइटी है। आपने सुना होगा ना एलोवेरा, तो एलोवेरा अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। एलोवेरा की 4 वेराइटीज है। 2 वेराइटी स्किन के लिए बेस्ट है, 2 वेराइटी जो आम तौर पे मिलती है उसका स्किन पे कोई असर नहीं। हाँ, है ना। जो आपको नॉर्मली एलोवेरा देखने को मिलता है, कहीं पे भी आपको एलोवेरा दिखता है, आप बोलते हैं अच्छा एलोवेरा का है, थोड़ा सा देना ना स्किन पे लगाए। कोई काम का नहीं है वो, कोई काम का नहीं है। है ना? तो ये बात ऐसा है ना, कहीं एलोवेरा दिखा, उसको काटा लगा, उसके वो बोलते हैं असर ही नहीं का, मेरे ऊपर तो असर नहीं। अरे असर कैसे करेगा, उसकी स्पीसीज भी तो देखो। तो ये चीजें होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। फिर हम बात करें, बोले स्पीसीज लेवल पे होती है ना। स्पीसीज लेवल पे होती है, स्पीसीज लेवल अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे स्पीसीज लेवल पे, तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम बात करें, आपको याद होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इंडिया में था, वो कहाँ पे था, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट। तो क्या लगता है एम्फीबियंस की ज्यादा वैरायटी वेस्टर्न घाट में मिलेगी ईस्टर्न घाट में? ये लिखा है, बोले वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की ज्यादा वैरायटीज होती है, मतलब स्पीसीज लेवल ज्यादा मिलेंगे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली एम्फीबियंस की। तो ये स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी होती है। एक अगर हम बात करें और ऊपर लेवल पे होती है, इकोसिस्टम लेवल्स पे होती है। आप देखिए इंडिया के अंदर कितने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। हम राजस्थान की बात करें, डेजर्ट याद आता है ना। आप वेस्ट बंगाल या आसाम साइड में जाए, आपको ग्रीनरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इस टाइप की बात है ना। कहीं पे अगर हम बात करें रिवर्स, अगर हम गुजरात की बात करें, वहां पे समुद्र, रिवर्स बहुत सारी है। तो ये जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके की जो बायोडाइवर्सिटीज आपको देखने। और एक हम कंट्री है नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कुछ नहीं है वहां पे,
है ना। वहां पे सिर्फ वो क्या है, बोले पहाड़ी है थोड़ी बहुत, अच्छा मौसम है, बर्फ गिरती है इसलिए बहुत अच्छा नॉर्वे। अब इन दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें, इंडिया को और नॉर्वे को, क्या लगता है किसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी? बट ऑब्वियस, अरे इंडिया बेटा एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% है, बट बायोडाइवर्सिटी वाइज 8% रखता है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में हमारा, 12 मेगा डाइवर्सिटी जो कंट्रीज होती है ना, उसमें इंडिया का नाम है, छोटा मोटा नहीं है इंडिया, है ना। ध्यान रखें, तो यहाँ पे बात करेंगे ये इकोलॉजिकल लेवल। तो ऐसे करके हम बहुत सारे लेवल्स पे बायोडाइवर्सिटीज की बातें कर सकते हैं, बहुत सारे लेवल पे। क्लियर है क्या यहाँ तक? इन चीजों में कोई डाउट नहीं? एनसीईआरटी खोल ले। मल्डा आम भी होता है, केसर, लंगड़ा, वेरी गुड, है ना। ये देखो सपोर्ट मिलता है ऑनलाइन वालों से, वेरी गुड। 12 हो गए, मालदा भी गिन लो तुम। मालदा अपने गिना था क्या? नहीं गिना था ना, ठीक है। लो बीजो भी आया है 13। एनीवेज आ जाओ। तो बायोडाइवर्सिटी में देखिए, बोलता है जो चैप्टर की स्टार्टिंग की गई है बायोडाइवर्सिटी की, पेज नंबर बताऊं? यस सर, पेज नंबर 258, 258 259 पे मिलेगा। बस बेटा बस। टपाका आम, ये भी होता है क्या? कौन से एरिया में आता है टपाका आम? टपका आम, जो टी ए पी ए के है तो इट्स ओके, टपका है, इट्स टपका। हाँ, नाम पहली बार सुना मैंने भी। चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी है ना। अब बायोडाइवर्सिटी में जो एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग की है वो ये बात बोली है कि जो कॉमन मैन होगा उसको बहुत ज्यादा शॉक लगेगा जब वो मतलब एलियन को शॉक लगेगा जब वो देखेगा उतनी वैरायटीज, याद नहीं रखनी है, याद नहीं रखना है, वो जो डाटा है वो याद नहीं रखना है ना। चिंता मत कर, डाटा बहुत है याद करने को, तो इस डाटा को याद नहीं रखे, है ना, कि इतने वैरायटीज ऑफ ये मिल रहा है, इतने वैरायटीज ऑफ ये मिल रहा है, इतना डाटा इस याद में रखे, है ना। नॉर्मली जो आगे इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको मार्क कराया जाएगा कि बोले ये मस्ट है जो याद होना ही चाहिए। मतलब इसमें दो कैटेगरीज बनाऊंगा मैं, एक होगा कि ये याद कर लो, और एक होगा मस्ट है कि याद करना ही है। अब उसको आप 5 स्टार मार्क करें, 2 स्टार मार्क, वो अपने हिसाब से स्टार कैटेगरी बना लो। मैं तो बोल दूंगा ये आ जाता है कभी कभार, ये मस्ट है, वो आप देख लेना, अब आपको क्या मार्किंग करनी है। फिर देखिए बायोडाइवर्सिटी की बात कही गई है, तो बायोडाइवर्सिटी में फोर्थ लाइन जो है वो मार्क करेगा, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे लेवल, फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू द बायोस्फीयर, हर एक लेवल पे बात कर लो, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। फिर आप जेनेटिक डाइवर्सिटी पे आओ, सिंगल स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज, हाई डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल। एग्जाम्पल मार्क करेगा ड्रोफेलिया वोमिटोरिया, इसका केमिकल नेम जो दे रखा है रेस्पिरिन, जो केमिकल रिलीज कर रहा है। और उसके बाद जो लास्ट है, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। मार्क कर लेना, मस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आए, पूछता है कितनी वेराइटी है राइस की और कितनी है मैंगो की। फिर स्पीसीज लेवल पे, है ना, स्पीसीज लेवल पे वेस्टर्न घाट, ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी, और देन ईस्टर्न घाट, उस पर रीजन लिख दो ऊपर ही छोटा सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट में, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखिए, एट द इकोसिस्टम लेवल, एक कंपेयर किया इंडिया, है ना, इंडिया ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैवेंडियन कंट्री इज लाइक नॉर्वे। स्कैवेंडियन कंट्रीज का मतलब होता है जहां पे एक टाइप का ही इकोसिस्टम रहेगा, या तो पहाड़ पहाड़ रहेंगे या जो भी उसका पर्टिकुलर, जैसे डेजर्ट्स की बात करें, दुबई में अगर आप जाएंगे डेजर्ट ही है पूरा, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर एक टाइप का इकोसिस्टम आपको ही देखने को मिलेगा, सच कंट्रीज स्कैवेंडियन कंट्रीज कहलाती है, नॉर्वे जैसी, है ना। फिर बोलता है कि बोले हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इतनी बायोडाइवर्सिटी कमाने में, और उसको हम जो प्रेजेंट रेट से हम कर रहे हैं उसमें हमें 2 सेंचुरी भी नहीं लगेगी, हम पूरी खो देंगे। हमने फॉरेस्ट में देखा कि 1 सेंचुरी में 10%, तो हमें नियर बाय 2 सेंचुरी चाहिए, हम पूरा खत्म कर सकते हैं, है ना। जिस स्पीड से हम वर्क कर रहे हैं, बोले मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाए बनने में, बट 2 सेंचुरी के अंदर अंदर तो हम पूरा नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? श्योर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बोले यहाँ पे कि काउंट की जाए अगर कि कितनी स्पीसीज है इस अर्थ पे,
ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और इसके लिए एक प्रॉपर बुक चलता है, प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जिसको बोलते हैं IUCN। IUCN जो होता है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। तो ये जो IUCN होता है ये इस डाटा को मेंटेन करता है भाई कितनी है और क्या है। और इसके अंदर लगभग लगभग अभी तक जो प्रेजेंटली हमने डिस्कवर किया वो बात की 1.5 मिलियन स्पीसीज हम डिस्कवर कर चुके हैं। बट हमें पता है कि भाई 1.5 थोड़ी, वैसे तो बहुत सारी जो अभी तक हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी इस दुनिया में है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, और हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो एक एस्टिमेट बनाने का बोला गया साइंटिस्ट को कि भाई अगर अपन देखें कि अभी तक हमने 1.5 मिलियन के आसपास पहुंचे मोर और लेस, क्या लगता है कितने होंगे। तो उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अजीबोगरीब तरीके से, और किस किस ने बोले 20-30 मिलियन भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे रफ एस्टिमेट्स दिए गए थे। बट जो मोर साइंटिफिक एंड अप्रूव्ड हुआ था वो हुआ था रॉबर्ट मे साहब का। उन्होंने बोला था लगभग लगभग 7 मिलियन के आसपास मोर और लेस होने चाहिए। उन्होंने जो डाटा दिया था 7 मिलियन का डाटा दिया था, उसका जो डाटा है ये मान हुआ कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली लग रहा है कि हाँ 7 मिलियन के आसपास स्पीसीज हो। अब 7 मिलियन की बात की जाए तो उसके अंदर बात हुई, बोले कौन ज्यादा है कौन कम है इसके बारे में बात की गई। तो बोले सबसे ज्यादा तो एनिमल्स है। सबसे ज्यादा कौन है, बोले एनिमल्स बहुत ज्यादा। एनिमल्स में भी बात की जाए बोले इंसेक्टा, हर 10 में से 7 इंसेक्ट है। इतने ज्यादा इंसेक्ट की पॉपुलेशन, इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत है, हद से ज्यादा पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की। बोले फंजाई इतने हैं कि आप फिशेस, एम्फीबियंस इनको मिला लो, मैमल्स, बर्ड्स, चारों को मिला लोगे ना उसके बाद भी फंजाई का नंबर ज्यादा है। इतने फंजाई दुनिया में। तो कहने का मतलब ये जो टैग बातें बताई गई ये एक तरह से कॉन्सेप्ट दिए गए कि इतने ऑर्गेनिज्म जो है, वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है। तो ये जो एस्टिमेटेड था, ये जो वैल्यूज थी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो डाटा दिया है वो एनसीईआरटी का डाटा ही मान्य होगा। भले ही अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ भी होगा, बट आपके लिए जो एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी का डाटा है वही मान्य डाटा है। क्लियर है क्या। तो ये बात जो लिखी हुई है ना, हाउ मेनी स्पीसीज डाइवर्सिटीज आर देयर ऑन द अर्थ, तो इसके अंदर देखिए बहुत लिमिटेड चीजों को मार्क करिएगा, पूरा नहीं पढ़ना है। थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में आपको देखा IUCN 2004 है ना। तो फोर्थ लाइन में IUCN 2004 को मार्क करिएगा। उसके बाद दिखा हुआ है मोर देन, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन मिला, है ना। तो ये इसने नहीं दिया। उसके बाद एनसीईआरटी ये बात बोलती है कि भाई उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स निकलाए थे, बोला गया था, बट वहां पे जो रिजल्ट्स आए थे दैट आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। लास्ट 3 लाइंस इंपॉर्टेंट है। मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो ये जो पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है इसमें सिर्फ 3 बातें हमारे काम की। जो IUCN है 2004 में उसने बताया था कि लगभग स्लाइटली मोर है 1.5 मिलियन से। और फिर जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे डाटा निकाले, उनमें से काम की बात सिर्फ इतनी है कि जो रॉबर्ट मे ने दिया था 7 मिलियन का, वो हमें मोर साइंटिफिक लगा, और हम ग्लोबल डाइवर्सिटी को 7 मिलियन मानते हैं कि 7 मिलियन के आसपास होनी चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ में बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है आपको, है ना, 7 मिलियन। फिर जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको ये दे रखा है कि कितने कहाँ पे है, कितने कहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, आपसे उसकी बात की गई है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जो बोला गया है, सेकेंड लाइन में आइएगा, मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, वाइल्ड प्लांट्स, और प्लांट्स में सब आ गया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने आपने पढ़े सब आ गए। वो कितने हैं सब मिला के, इट्स नो मोर देन 22%। मतलब एनिमल्स कितने हो गए 70, प्लांट्स कितने हो गए, ये बात क्लियर हो गई क्या। तो एनिमल्स इतने हैं, प्लांट्स इतने हैं। अब इस एनिमल्स के अंदर बोलता है कितने, कौन ज्यादा है, सबसे ज्यादा insect. So among animal, insect are the most species rich taxonomic group. And that is around 70% of the total. है ना, कि इसमें से जो 70% एनिमल्स है उनका भी 70% कौन है, इंसेक्ट। उसका भी 70% कौन है, इंसेक्ट। मतलब हर 10 एनिमल में से 7वां कौन होगा, इंसेक्ट होगा, है ना। इसलिए आप देखिए आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है और इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है ना, लार्जेस्ट फाइलम
आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। क्लियर है? अच्छा, मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट कौन है? आर्थ्रोपोडा तो मत ही बोल देना तुम लोग, वो वर्टिब्रेट ही नहीं है। कौन है? मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स है ना। बर्ड्स एंड मैमल्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल। क्यों? होमियोथर्म्स, रेगुलेटर्स, बेसिकली दे आर रेगुलेटर्स। ध्यान रखना ना, ऐसा नहीं है इंसेक्टा की बात चल रही है जो सन इंसेक्टा के लिए बोल दिया, वो इनवर्टिब्रेट है ना, या नॉन कॉर्डेट कह लीजिए। चलिए, 7 इंसेक्ट, ठीक है। द नंबर, उसके बाद आपको देखा, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये जो 3 पाई चार्ट दिए गए हैं, ये मस्ट है और एज इट इज मस्ट है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा का ऐसा पाई चार्ट देगा, लाइन देगा, और लाइन इधर की उधर भी नहीं होनी है। बोले जहां पे इसने, और आपको लगेगा बोले सर ये तो 50-50 का मामला लग रहा है, मेरे को बराबर बराबर लग रहे हैं, तो भी उसी सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा ये। और इसका याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है 3 से 4 बार खुद बना लेना ये पाई चार्ट। 3 से 4 बार खुद बनाने की कोशिश करना, आपको याद हो जाएगा पाई चार्ट, है ना। और सबसे बेस्ट मेथड ही वही बनाता है इसके लिए, पाई चार्ट के लिए, कि बना लो। क्योंकि जब तक नहीं बनाओगे, सिर्फ याद करने की कोशिश करोगे, उलझोगे, है ना। याद करने की कोशिश करोगे, उलझोगे। तो ये बात है यहाँ पे इंसेक्टा। देखिए पहला वाला इनवर्टिब्रेट का दिया है इंसेक्टा, 70% पॉपुलेशन इंसेक्टा की हमें पता है ना। और इनफैक्ट इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो 70 से ज्यादा ही है, 70 से ज्यादा ही है। क्यों 70 से ज्यादा दिखा रखी है? इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स की बात नहीं कर रहे। इनवर्टिब्रेट्स क्या? मॉलस्क, क्रस्टेशियंस, अदर एनिमल ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स में देखिए फिशेस सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिर देखेंगे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया। होता क्या, आप बोलते हो तो मैमल्स एम्फीबिया तो लगभग लगभग बराबर दिख रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बस, है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। इसको आप ऐसा भी नहीं कर सकते डिग्री से नापा था, ये नापा था हमने तो बराबर ही में, कुछ मतलब नहीं है। एल फिजूल के कोई लॉजिक देने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला मैमल है, नीचे वाला एम्फीबिया, मतलब वो है ना। दैट इज एनसीईआरटी, यही है बेटा। इसके अब प्लांट्स का दे रखा है, देखिए सबसे ज्यादा कौन है प्लांट्स में? ऐसे फंजाई और एंजियोस्पर्म में तो समझ ही नहीं आ रहा, कोशिश भी मत करो, समझ में नहीं आया ना, कोशिश भी मत करो। क्या है लेफ्ट वाला, क्या है राइट वाला? बस, है ना। बाकी आप देखेंगे मुआस्से से फर्न्स, एलिस, एल्गी, लाइकेंस, ये सब होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो ऊपर वाला डाटा है वो तो हमें याद रह जाता है कि भाई 70% एनिमल है, बाकी 22% के आसपास प्लांट है। अब वो 70 का भी 70 जो है वो कौन है? इंसेक्ट है। हर 10 में 7 इंसेक्ट है ना, कीड़े मकोड़े, वो तो ठीक है। फिर फंजाई की बात कर लेंगे, बोले फंजाई ये उसको छोड़ दो, बाकी सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स आ गए उन सबके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक ए उसको निकाल दो, दैट आर फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। बट मेन चीज पाई चार्ट है, मेन चीज यहाँ पे क्या है? पाई चार्ट। और ये जो पाई चार्ट है वो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट, और एग्जैक्टली आता है सेम आपको आएगा पाई चार्ट, कहाँ से पूछ लेगा कि भाई मार्क करो, है ना, मार्क करो यहाँ पे कौन क्या था। चलिए, इसके बाद बात करें, बोले प्रोकैरियोट्स को तो हम मार्क ही नहीं कर सकते हैं, इनमें कहीं भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं की गई। क्यों? बोले प्रोकैरियोट्स को हम कल्चर, हर एक बैक्टीरिया को कल्चर करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हमने प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करना स्टार्ट किया तो फिर मिलियन हमारे पास गिनती नहीं बचेगी, है ना। गिनतियां खत्म हो जाएगी बट वो लोग खत्म नहीं होंगे। तो प्रोकैरियोट्स को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम कितने प्रोकैरियोट्स है दुनिया में उसको बता पाए। और सेकंड चीज, अगर मेथड आ भी जाएगा तो भी गिनतियां खत्म नहीं हो पाएगी। दैट इज व्हाई हम प्रोकैरियोट्स को इन काउंटिंग्स में कभी भी जगह नहीं है। तो सिर्फ मान दो प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। जो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं ना एनसीईआरटी, वहां पे बस प्रोकैरियोट मार्क करना और नॉट इंक्लूडेड लिख दो ऊपर, या फिर लिखा हुआ है डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट, बस वो मार्क कर दो ना, डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट। रीजन आप चाहे तो साइड में लिख दो खुद ही कि मेथड नहीं है, और सेकेंड अगर मेथड हो तो भी काउंट नहीं कर सकते, दोनों चीजें, है ना। मेथड हो तो भी काउंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट? होगा भी क्या, डाटा ही तो है। फिर आपसे जैसे मैंने बोला इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात की, इंडिया का एरिया वाइज कितना है? 2%, बस डाइवर्सिटी वाइज, इसलिए हमारी कंट्री 12th
मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज की बात करें उसमें इंडिया का नाम, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, है ना। हाँ, हमारे पास अगर बात करें बोले 45,000 के आसपास वैरायटीज है प्लांट्स के, उससे डबल, ऑलमोस्ट डबल वैरायटीज किसकी है, एनिमल्स, तरह तरह के जानवर भरे हुए इस दुनिया में। हाँ, है ना, कुछ एक तो बैठे हुए होमोसेपियंस नाम के, है ना। तो इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे समझ आप होमोसेपियन है और एनिमल किंगडम में आते हैं, आते हैं नहीं आते आप लोग, आते हैं। भाई आप दो पाँव पे खड़े हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज भी चार पाँव वाला भूल गए। आज भी आपका क्लासिफिकेशन तो चार पाँव पे चल रहा है ना। किसी को यकीन नहीं हो तो मुझे बता दो बस, ये वाली सरफेस कौन सी, एंटीरियर सुपीरियर? ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलते हो, एंटीरियर बोलते हो सुपीरियर? ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, टच करो खुद के बालों को, हाँ इस पार्ट को तुमने एंटीरियर बोला है सुपीरियर बोला है? इट्स एंटीरियर। अब बोले एंटीरियर का मतलब तो सर आगे होता है, एंटीरियर मतलब आगे होता है। तो बेटा तुम चार पांव के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई करते हो, अपने आप को चार पांव पे रखो ना, तो ये आगे की तरफ जाएगा, दैट इज एंटीरियर। और ये एंटीरियर ही है। ऑर्गन्स में ध्यान रखना, फिजियोलॉजी में यही मात खाते हैं। वो ये आपसे बोलते हैं लंग्स की जब बात करता है बोलते हैं डायफ्राम प्रोस्टीरियरली है। अब आप कई बच्चे ये सोचते हैं डायफ्राम प्रोस्टीरियर तो इंफीरियर आना चाहिए सर, प्रोस्टीरियर कैसे आ रहा है, ये तो इंफीरियर होना चाहिए, प्रोस्टीरियर तो गलत आ गया, प्रोस्टीरियर मतलब तो पीछे होता है, पीछे थोड़ी होता है डायफ्राम, डायफ्राम तो नीचे। तो वो कंफ्यूज, ये एंटीरियर साइड है, ये प्रोस्टीरियर साइड है ना, दैट इज वेंट्रो डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, है ना। तो ध्यान रखिए कि दो पाँव पे खड़े हो इसका नहीं इंसान हो, जानवर ही हो, अभी भी जानवरों में ही आते हैं हम लोग, है ना। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हम 2 legs एनिमल है ना। कैसे पॉसिबल हुआ, क्यों? ये मेरा लंग से बेटा, ये मेरा डायफ्राम है, कहाँ की साइड है, ऊपर या नीचे? नीचे, तो नीचे वाली साइड क्या है, प्रोस्टीरियर है, ये नीचे प्रोस्टीरियर है ना, ये एंटीरियर है। हाँ, आगे नहीं है, ऊपर। अभी के हिसाब से बोलेंगे ना तो ये ऊपर है, बट एंटीरियर क्यों माना है, 4 लेग के हिसाब से माना है ना, ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो चलो फिर भी समझ में आ जाता है, जब तक ये सीखते हो ना ब्रेन आ जाता है, ब्रेन वापस अपनी एक्सिस में नहीं, ब्रेन वापस 90 डिग्री पे है। मतलब तुम्हारा जो एंटीरियर ब्रेन का एंटीरियर नहीं है, तुम्हारा जो एंटीरियर है ना, तुम्हारा जो एंटीरियर है, अगर इसको हम बात करें ये एंटीरियर, तो ब्रेन का ये वाला पार्ट एंटीरियर हुआ, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जब तक ये सीखते हो ना फिर ब्रेन के अंदर घुस जाते हो, बोले ब्रेन के अंदर वापस सब उल्टा, है ना। तो ये सारी कैटेगरीज फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ वापस, है ना। तो कहने का मतलब क्या था, बोले मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में हमारी कंट्री आती है 8 नंबर, है ना, यहाँ पे 8%, वहां पे लेके 45,000 स्पीसीज, उससे नियरली डबल। ये तो जो डिस्कवर हुई ना उसकी बात कर रहे हैं। ग्लोबल ने हमें जो मार्क रॉबर्ट मैंने दी थी वो कितने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तब तो बहुत सारी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी भी बची हुई है एक्सप्लोर करना। और जिस हिसाब से हमारे डिफोरेस्टेशन चल रहा है, एक्सटिंक्शन चल रहा है ना, हम कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कई स्पीसीज तो ऐसी होगी जिसको हम डिस्कवर करेंगे उससे पहले पहले तो एक्सटेंट हो चुकी होगी, हमें पता भी नहीं होगा कि इस नाम का कोई या इस चीज का कुछ होता था या प्रजाति मिलती थी और वो खत्म हो चुकी है। ये चीज हो रही है, मतलब एक बहुत ही ड्रास्टिक, वहां पे आप कह सकते हो कि ऐसी लाइब्रेरी है हमारे पास जिसको हम पढ़ नहीं पाएंगे उससे पहले पहले वो सारी भी किताबें जल चुकी होगी। उस किताबों के पन्नों में क्या लिखा था हमें नहीं पता, और ना कभी हम जान पाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बेकार चीज कह लीजिए या हमारे लिए सैड चीज कह लीजिए कि हम नेचर के उन पार्ट्स को जान ही नहीं पाएंगे, उन चीजों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे जो हमारी ही गलतियों के कारण से एक्सटेंट हो जाएंगे। माइट भी नेचर के अंदर उन सब चीजों की प्रॉपर्टी हो, हीलिंग प्रॉपर्टी हो जो हमें चाहिए, बट वो एक्सटेंट हो चुका है ना। क्योंकि नेचर में हर एक चीज का इलाज है। भाई आप कैंसर मेडिसिन अगर कुछ भी ढूंढ रहे हो सकता है नेचर में ऐसी स्पीसीज हो जो इससे लड़ सकती हो, बट वो एक्सीडेंट हो गई, क्यों एक्सीडेंट हो गई, तो हम ढूंढ नहीं पाए, उससे पहले ही वो निकल गई। कहाँ पे, बोले हमारी ही कारण से, हमारी ही गलती से। तो ऐसा बहुत सारी वैरायटीज होगी जिनको हम ढूंढ भी नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे, और वो क्या हो चुकी होगी, एक्सटेंट हो चुकी होगी। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बातें जो लिखी है देखिए, इंडिया वाली एल्दो, इंडिया
2.4% ऑफ द वर्ल्ड, 2.4, चाहे इसको 2 से याद है, 2.4% एंड 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी शेयर करता है, एंड इसलिए वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, 45,000 species of plant and twice of many as animal, 45,000 plants and twice animals. ये लगभग आइडिया रखे, क्योंकि पूछता नहीं है बट जनरली बट पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा आइडिया रखना ना, मस्ट नहीं है ये। चलिए, तो इसके बाद रॉबर्ट में वाला जो क्लासिफिकेशन है कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 1 लाख स्पीसीज होनी चाहिए, 3 लाख ये मतलब का नहीं है, याद नहीं रखना है हमें, है ना, मतलब का भी नहीं है हमें, प्रेजेंटली का याद रख ले, वो काफी 45,000 प्लांट्स है, उससे डबल एनिमल्स है, याद रहे तो कोई दिक्कत। तो ये जो पूरा है, उसके बाद ये बात लिखी हुई है, जो लाइब्रेरी वाली बात कही है, वो लास्ट लाइन है, नेचुरल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स प्रोक्रिएट, है ना, पढ़ना नहीं है, याद नहीं रखना है, बस बता रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल था मेरा नहीं था, एनसीईआरटी का था, है ना, जब पढ़ोगे मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ पैटर्न्स आपको दे रखे, वो सारे पैटर्न्स में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है ना, जैसे कि अगर बात की गई है लैटिट्यूड की, तो आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में, एल्टीट्यूड क्या है, लैटिट्यूड ये कौन है, इक्वेटर, ये वाला एरिया ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्प। इक्वेटर से एल्पाइन की तरफ मतलब लैटिट्यूड बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, अगर लैटिट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, पक्की बात है, पढ़ी थी, बस वही तो लिखा है लैटिट्यूड, मौज का लिखा है लैटिट्यूड में, ये लिखा है कि भाई आप जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो ऊपर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, उसके एग्जांपल्स आपको दे दिए, उसके आपको एग्जांपल दे दिए, बाकी बाकी चीज वही है, पैटर्न में आपको समझा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ पूरा, अब से उसके एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे आप देखिए लैटिट्यूड ग्रेडियंट, है ना, इसके अंदर बात कर रहा है कि अगर आप आएंगे 6th लाइन पे, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, मिल गई, है ना, तो जो बात हमने बोली वही बात लिखी हुई है कि आप पोल से अगर दूर जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी या कम होगी, क्यों, आपको इसका रीजन भी पता है, आपको एग्जैक्टली इसका रीजन भी पता है कि क्यों होगी, क्लियर है क्या बात, है ना। इसके बाद देखिए, जैसे कि आपसे एग्जांपल की बात की गई है कोलंबिया की, कोलंबिया कहाँ लोकेटेड है, इक्वेटर पे, तो वहां पे 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, वाइल न्यूयॉर्क है जो 41 डिग्री पे है 105 है, और ग्रीनलैंड पे है उसमें 56 है, नंबर याद नहीं रहे डजंट मैटर, नंबर याद नहीं रहे डजंट मैटर, इतना पता कर लेना बस कि कोलंबिया ज्यादा है, उससे कम, उससे कम, नंबर एग्जैक्टली याद नहीं रहे टेंशन नहीं लेना, है ना, नंबर की टेंशन नहीं है, बस ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वेटर यहाँ तो लिखते हैं, वो नहीं, वहां नहीं देगा इक्वेटर, वो आपसे बोलेगा ये 3 कंट्रीज है, बताओ पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा होगी बर्ड्स की, बस, है ना, तो वो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, कोलंबिया, उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद ग्रीनलैंड, तो ये तीनों का कंपैरेटिव फॉर्म आप लिखना, कोलंबिया फिर इज ग्रेटर देन, उस ग्रेटर देन, वो ये एग्जैक्टली नंबर, क्योंकि आगे और भी डाटा से, आगे और भी डाटा से, तो सारे डाटा सब याद नहीं रख पाएंगे, तो कोशिश करें कि जहाँ पे डाटा इतने जरूरी नहीं है वहां पे पहले ही लिख ले कि क्या पूछा जाएगा, तो वो मेंशन कर लीजिए, ये जनरली ये पूछा इसमें, तो पता होना चाहिए बस, है ना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं देगा कि आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई कोलंबिया में 1400, 1401, 1402 बताओ कितनी है, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा वो, इतना वो भी दयनीय है। फिर इंडिया की बात कर रहा है, बोले इंडिया जो होता है मोस्ट ऑफ द एरिया कहाँ पे है, ट्रॉपिकल, मोस्ट ऑफ द एरिया कहाँ पे है, तो उसके अंदर आपको बताया कि 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड मिल रही है ना। इसके बाद अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये मार्क करिएगा ना, इंडिया वाले भी बोल जाओ 200 स्पीसीज याद नहीं रखना है ना, मतलब नॉर्मली ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्त नहीं है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे आओ, साउथ अमेरिका, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, मोर देन, ये डाटा मस्ट है, ये डाटा मस्ट है, 40,000 species of plant, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibia, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates. ये डाटा मस्ट है, ये डाटा हमें पता होना चाहिए,
है ना, इसलिए कहा था ना ऊपर वाले में तो रिलैक्स दे दिया, क्यों बोले नीचे बड़ा डाटा है, वहां पे पूछेगा। क्लियर है क्या, है ना। तो यहाँ पे, और इनफैक्ट साइंटिस्ट का तो मानना है कि अभी भी एटलीस्ट 2 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज तो डिस्कवर होना बाकी है। क्या लगता है डिस्कवर कर पाएंगे क्या, नहीं। अच्छा ये ट्रॉपिकल में इतना ज्यादा कैसे है, रीजन क्या है इसके, कुछ 3 रीजन डिस्कस किए थे क्या, क्या टेम्परेचर डिस्कस किया था क्या, लॉन्ग इवोल्यूशन टाइम, नीके स्पेशलाइजेशन एंड, सब भूल गए, 3 चीजें डिस्कस की थी, हाई प्रोडक्टिविटी, भूल गए, हाँ, लिखवाया था नालायको, लास्ट वर्ड पे आए, है ना, लास्ट वर्ड ये जो लिखा हुआ है लॉन्ग, नेक्स्ट पेज पे इवोल्यूशनरी टाइम, बी में देखे नीके स्पेशलाइजेशन, और सी में ढूंढे हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। हाँ, आपसे एक बात करनी, स्पीसीज एरिया रिलेशन, इसकी मैंने वैसे आपसे कम्युनिटी में बात छेड़ी थी, बोले जितना बड़ा एरिया होगा उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी, बट एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। अब इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने देखा था, वो देखिए ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ डजंट मैटर, इस ग्राफ को समझना है कि ग्राफ इंडिकेट क्या कर रहा है। ग्राफ तो ठीक है, वहां पे लॉग की वैल्यूज है, ये है जेड की वैल्यूज है, ये सारी चीजें ठीक है, वो एक पार्ट है जिसको अपन को देखना है। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बोले ये जो ग्राफ बनाया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच में बनाया गया है। ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में, एरिया एंड स्पीसीज रिचनेस। अब बात यहाँ पे ये समझिएगा कि जो एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच ग्राफ है, इसके अंदर अगर हार्ड लेवल पे क्वेश्चन, इजी लेवल पे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, उसमें तो आपसे वैल्यूज पूछ सकता है, लॉग के वो इक्वेशन पूछ सकता है, ये सब इजी है। मेन चीज अगर उसको कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या देगा, वो आपको इस तरीके से 3 लाइनें देगा, तो ए बी सी, और बोलेगा बताइए कौन सा वाला जो है उसमें आपको ज्यादा मिल रहा है स्पेसिफिकेशन। अब इसमें चीजें समझे कि z जो इंटरसेप्ट है ना, उसका मतलब क्या है। अब बात बहुत ध्यान समझना, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अगर मैं a का मान रहा हूं, तो a इतना एरिया कवर कर रहा है, वो इस एरिया ए में, इस एरिया में पर इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी मिल रही है, राइट। अगर हम बी एरिया को देखेंगे तो बी में अगर आप चेक करें तो आपको क्या देखने को मिला, बोले ये आपका बी पार्ट, बोले एरिया कम हुआ बट स्पीसीज रिचनेस और ज्यादा है। अगर आप सी की बात करेंगे, एरिया और कम है बट स्पीसीज रिचनेस, मतलब कर्व जितना ज्यादा स्टीपर होगा, कर्व जितना ज्यादा स्टीपर मतलब ऊपर जाना, कर्व जितना ज्यादा स्टीपर होता है उसमें स्पीसीज रिचनेस उतनी ज्यादा होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाई देखिए एक्सपेरिमेंट जो किया था वो तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था, सिंपल एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, बोले 1 किलोमीटर पेरीफेरी एरिया देखा, उन्होंने नोट किया भाई इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी, उसके बाद उन्होंने इस एरिया को बढ़ाया, बोले वो 2 किलोमीटर में घूमे, फिर ऐसे धीरे धीरे वो एरिया को बढ़ाते गए, और जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते गए उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, बोले एक सर्टेन लिमिट तक तो बढ़ी, फिर लगभग 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 कांस्टेंट होती चली गई। और ये वही वाली बात है, बेसिकली कांस्टेंट का मतलब, सर कांस्टेंट तो कैसे हो सकती है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या था, बोले फर्क महसूस नहीं होता। जहां से कहा था आपके दोनों हाथ है, एक हाथ में आपने 1 किलो का सामान उठाया, एक में 2 किलो का उठाया, क्या आप डिफरेंस फील कर लोगे, अरे 1 किलो 2 किलो में फील कर लेगी, ऐसा मत बोल, है ना। तो 1 किलो और 2 किलो में 10, बट आपने क्या किया, बोले 11 किलो है इधर 12 किलो है, डिफरेंस फील होगा क्या, नहीं होगा। बोले एक थोड़ा बहुत, फिर भी आप बोलेंगे ये सब थोड़ा बहुत तो फील हो गई, 11 किलो का ये 12, थोड़ा बहुत तो फील होगा, तो ठीक है थोड़ा और बढ़ा ले, यहाँ पे 21 किलो, यहाँ पे 22 किलो, अब 31 32 पॉसिबल, बोले उठेगा ही नहीं।
सपोज करें तो भी डिफरेंस फील होगा क्या? तो देखिए डिफरेंस तो वही चल रहा है, 1 का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस तो हमने कांस्टेंट रखा है, 1-1 किलो का ही डिफरेंस रखा है। बट एक टाइम के बाद आपने क्या बोला कि बोले 11 और 12 के बाद आपने बोला लगभग लगभग सेम। इनफैक्ट 21-22 तक आते आते तो ऐसा एक ही तो है, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। तो वही चीज है कांस्टेंट। एरिया जितना बढ़ेगा बट ऑब्वियसली थोड़ी बहुत स्पीसीज तो बढ़ेगी कम होगी, बट एरिया के रेफरेंस में वो नंबर कोई मैनेज नहीं रखता, मायने नहीं रखता। इसलिए हम बोलते हैं एरिया तक तो बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाती है? कांस्टेंट। दिमाग में तो कांस्टेंट का मतलब 10 थी तो 10 ही रहेगी क्या हर जगह? ऐसा नहीं होता है भाई। अगर तुम 10 किलोमीटर एरिया में गए, तुम्हें 10 स्पीसीज देखने को मिली, तुम 20 किलोमीटर में जाओगे, हो सकता है 11 दिख जाए, है ना? बट इसके रेस्पेक्ट में एक का चेंज आया वो कोई मायने नहीं रख रहा है, नेग्लिजिबल। इसलिए बोला जाता है क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो वो चीज थी। जेड इंटरसेप्ट इस एरिया को बताता है। जेड जो वैल्यू आएगी ना हर जगह पे, वो इस एरिया को बताएगी जो स्पीसीज रिचनेस को शो करेगी। जितना ज्यादा स्टीपर होगा, इसका मतलब जितना ज्यादा जेड की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी। मतलब क्या लगता है अगर मैंने एक छोटे एरिया को देखा और एक बड़े एरिया को देखा तो जेड कहाँ का बड़ा होगा? स्पीसीज ज्यादा कहाँ मिलेगी? हाँ, तो बोला सर यहाँ पे बेटा रेशो है, ये हमने एक एग्जांपल में रेशो लिया है ना? तो ध्यान रखना जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोले? जैसे जैसे स्लोप स्टीपर होगा, जैसे जैसे जेड की वैल्यू स्टीपर बढ़ेगी, वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। ये बात क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? जेड की वैल्यू छोटे एरिया के लिए, बड़े एरिया किसके लिए ज्यादा होगी? लार्ज कॉन्टिनेंट में अगर आप चेक करोगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। भैया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को चेक करो ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट आप देख रहे हो और एक तरफ आप स्कैवेंजिंग कंट्रीज नॉर्वे देख रहे हो, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत हाई। बातें क्लियर है क्या? श्योर? तो देखिए यहाँ पे जो मार्क करना है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में, बात समझिएगा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, थर्ड लाइन में दे रखा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। मिल गया? इसमें लाइन जो है नेक्स्ट लाइन मार्क करेगा, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ लिमिट। मिल गई लाइन? है ना? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, मस्ट है। उन्होंने क्या दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशन। उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई स्पीसीज जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीसीज बढ़ती है बट एक लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। फिर इसके अंदर आपको देखा है कि जो कर्व निकलता है ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कर्व निकाला था इन्होंने क्या बनाया था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्थ लाइन में दे रखा है, इसके बाद जहां मार्क किया उसके बाद फोर्थ लाइन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा। फिगर में भी दिखा रखा है ब्लू कलर का, जिसमें बोला है एस इक्वल टू सी ए जेड, पावर जेड है। अब इसको लॉग निकाला तो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग है, वो पावर इधर आ जाती है, लॉग आ जाता है ना? ये मैक्स इक्वेशन है, आपको अगर आती हो तो वेल, लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? लॉग में फॉर्म में चेंज करते तो ऐसा होता है कि लाइन सीधी हो जाती है ना? जो मेरी मैक्स वालों से बात हुई थी मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया था कि अगर आप किसी हाइपरबोला का लॉग लेते हो तो लाइन सीधी हो जाती है ना? तो ये बात यहाँ है कि अगर किसी चीज का लॉग लिया जाए तो वो सीधा हो जाता है ना? तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड, तो लॉग निकाला और लॉग निकाला तो लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। क्लियर? और यहाँ पे दे रखा है एस स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ए एरिया है, जेड स्लोप है ना? वो वाई इंटरसेप्ट दिखा रहा है। चलिए अब मेन चीज जेड की वैल्यू है ना? जेड की वैल्यू देखिए, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ जेड रेंज 0.1 टू 0.2। क्लियर है क्या? 0.1 टू 0.2 ये छोटे एरिया की बात है। बट अगर आपसे बोला है वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट, स्लोप ऑफ लाइन विल बी स्टीपर, स्लोप ऑफ लाइन स्टीपर होगी। और जेड वैल्यू 0.6 टू 1.2, जेड वैल्यू 0.6 टू 1.2 मिल रहा है क्या? मतलब बढ़ गई। मैंने जैसे आपको बोला लार्ज एरिया, अगर आप एंटायर कॉन्टिनेंट देखेंगे तो जोड की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? कर्व मोर स्टीपर होगा। मोर स्टीपर का मतलब क्या हुआ? स्पीड डायवर्सिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। एग्जाम्पल दिया इन्होंने फ्रूगी वॉरस बर्ड, फ्रूगी है वो फ्रूट्स खाने वाली,
है ना, फ्रूगीवोरस है, फंगीवोरस मत कर देना इसको, फ्रूगीवोरस बर्ड है, फ्रूट्स खाती है। तो ये फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स होती है, मैमल है ना, इनका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में स्लोप मिला है 1.15। और यहाँ पे ये जो लिखा है ना, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्या जाएगा आंसर? मोर स्पीसीज रिचनेस। मार लिख दीजिएगा आंसर वहीं पे, मोर स्पीसीज रिचनेस। मोर स्पीसीज रिचनेस लिख दिया क्या? है ना। चलिए तो बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। खुश हो लो तुम भी।